रही हैं, किस तरह से देख रहे हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारे इलेक्शन रूल्स कहते हैं कि धर्म को चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जहां भी हारने लगती है, जहां उनको लगता है कि उनका ग्राउंड खिसक रहा है, लोग उनको इस बार वोट नहीं दे रहे हैं, वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाने में, उनको आपस में भिड़ाने में यकीन करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, हम बहुत बार देख चुके हैं। लेकिन फूट डालो राज करो अंग्रेजों के टाइम में चलता था। अब लोगों को वो समझ में आ गया है कि जब हम उस वक्त फूट डालो राज करो की रणनीति में उलझ गए तो हमें 300 साल लगे गुलामी से बाहर आने में। अब लोग उस सब जाल में फंसने वाले नहीं हैं। अब लोगों में इस बात को लेकर के नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से धर्म, जाति, इन सब चीजों का इस्तेमाल करती है चुनाव में, और उसका खामियाजा कर्नाटक चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें हैं वहां पर ले जा रही है? पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी, चूंकि हमें समय कम मिला था, हम वहां संगठन बनाने में हमने मेहनत की और संगठन बनाया भी अच्छा। पूरी ताकत से हम वहां पर लड़ रहे हैं। हम 17 अलग अलग प्रदेशों में आम आदमी पार्टी अपना संगठन निर्माण करके, और एक नेशनल पार्टी बनने के बाद हमारे कंधों पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई है। तो हम कर्नाटक में भी चुनाव लड़ रहे हैं और कई सीटों पर हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा एक पहला चुनाव है वहां पर, तो हमें उम्मीद है कि हम वहां पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। कई सीटों पर हमारे विधायक बन करके वहां पर आएंगे। दिल्ली में जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, महिलाओं को लेकर खाप, और किसान जो है और राजनीतिक दल भी जो है लगातार समर्थन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहां स्टैंड रहता है और आम आदमी क्या सोचती है? आम आदमी पार्टी का इस पूरे मुद्दे पर बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है। सोच समझ के पार्टी ने आपस में तय करके निर्णय लिया है कि हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे और किसी भी स्तर पे हम अपने टोपी झंडे लगा के और नारेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी के नाम से हम कहीं पर भी इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करेंगे। हम जंतर मंतर पे भी हमारे सारे नेता गए, अरविंद केजरीवाल जी भी गए। उन्होंने अपना पूरा समर्थन, क्योंकि जायज मांग है, इन सारे पहलवानों ने देश के नाम को बढ़ाया है, देश के लिए गौरव अर्जित किया, मेडल जीता। और जब ये मेडल जीतते थे उस वक्त तो चाहे प्रधानमंत्री हो वो भी बधाई देते थे, मुख्यमंत्री वो भी बधाई देते थे, हम लोग भी बधाई देते थे, कांग्रेस वाले भी बधाई देते थे। तब तो कहीं कोई पार्टी नहीं थी, कहीं कोई नेताबाजी नहीं थी। तब तो सारे लोग ये सोचते थे कि हमारे देश के खिलाड़ी ने मेडल जीता है, उसमें से थोड़ा सा गौरव जो है वो मैं भी चुरा लूं। आज जब ये खिलाड़ी मुसीबत में है तो ये पार्टीबाजी, ये राजनीति, ये सब कहां से आ गई इसमें? देश का नागरिक होने के नाते हर पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर सामाजिक व्यक्ति को, हर किसी सिसोदिया जेल में है, स्टेंडर जैन जेल में है, एक बंगले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी विवाद सामने लेकर आ जाए कि करोड़ों रुपए हैं टैक्स के, वो खर्च कर दिए गए। उन मुद्दों को कहां देख पा रहे हो? दो अलग अलग बातें हैं, मैं दोनों का आपको जवाब दे देता हूं। एक, आपने दिल्ली शराब नीति के बारे में बात की, तो मुझे लगता है कि अब तो ये पूरे देश के सामने स्पष्ट हो गया कि वो जो दिल्ली शराब घोटाला जिसको कहा जा रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी की एक मनगढ़ंत कहानी थी। उसमें कोई सबूत नहीं है किसी तरीके का। अभी 2 लोगों को जमानत मिली है ईडी के केस में, इसी कथित शराब घोटाले के केस में, और जमानत देते हुए अपने 85 पेज के ऑर्डर में कोर्ट ने बहुत साफ लिखा है, 1 पैसे के लेन देन का भी कोई सबूत अभी तक ईडी पेश नहीं कर पाई कोर्ट के अंदर। सिर्फ ये उनके पास जो तर्क है वो ये है कि किसी व्यक्ति ने कोई बयान दिया है। 5 लोग अभी तक अपने बयान से कोर्ट के अंदर मुकर चुके हैं। उनका कहना है किसी का कान का पर्दा फाड़ दिया, उसके ऊपर अत्याचार कर करके बयान लिखवा लिया, किसी को ब्लैकमेल करके बयान दिलवाया। उस बयान को सपोर्ट करने के लिए कोई प्रूफ ईडी अभी तक कोर्ट में नहीं दे पाई। जमानत देते हुए कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा कि आप कहते थे पहले 100 करोड़ का घोटाला है, फिर उन्होंने कहा 30 करोड़ रुपए का लेन देन इस व्यक्ति के मार्फत हुआ, और कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि 30 करोड़ तो छोड़िए, 1 रुपए के लेन देन का भी आप कोई सबूत नहीं दे पाए। आप कह रहे हैं इसके फोन में उसका नंबर सेव था, तो वो नंबर सेव होना कोई गुनाह नहीं है। आप कह रहे हैं 14 फोन जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए मनीष सिसोदिया जी ने, 14 के 14 फोन चल रहे हैं वो सारे, उनमें से 5 फोन तो ईडी के अपने कब्जे में है, ईडी ने उनको ले रखा है फोनों को। तो ये सारे के सारे तर्क जो हैं ईडी के, वो झूठ निकलते जा रहे हैं। मेरा अब काउंटर सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है कि दिल्ली शराब घोटाले में तो आपने जो साजिश, जो कहानी रची थी, उसका तो पर्दाफाश हो गया, उसकी तो सारी परतें अब हटनी शुरू हो गई हैं। कुछ दिन में दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। लेकिन जो सोनीपत में जो हमने देखा कोरोना के दौरान, जिस तरीके से जहरीली शराब पी करके लोगों की मौत हुई, और पूरे हरियाणा के अंदर जो नेक्सस चल रहा है, जो शराब घोटाला चल रहा है, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा प्रदेश हरियाणा है जहां 24 घंटे ठेके खुलते हैं, दिन में लीगल, रात में इलीगल। उस शराब घोटाले की जांच कब होगी?
जो लोगों की जान गई थी जहरीली शराब पी करके, उसकी जांच की रिपोर्ट को क्यों दबा दिया खट्टर सरकार ने? कहाँ है वो रिपोर्ट? उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? और कौन राजनेता ऐसे हैं? सारे हरियाणा को पता है, मोटे मोटे तौर पे सारे हरियाणा को पता है कि शराब का पैसा दिन का हो चाहे रात का हो, किसके खाते में जा रहा है, किसके पास जा रहा है। उस राजनेता के साथ गलबैयां खट्टर सरकार क्यों कर रही है? उसके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों डरते हैं? अपने शराब घोटाले का जवाब दे हरियाणा की भाजपा सरकार। एक सवाल इन्होंने भी पूछा था, बंगाल में बैन कर दी गई है, उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दी गई है। आम आदमी पार्टी का क्या सोचना है इस पूरे मूवी को लेकर? मैंने पहले भी कहा, ये मेरा स्पष्ट मत है और हमने ये कहा है कि धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए चुनाव के अंदर। अगर किसी को प्रोपेगेंडा कोई पिक्चर बना करके और उसको चुनाव के वक्त रिलीज किया जाए और प्रधानमंत्री खुद जाके उसका प्रचार कर रहे हो चुनाव की रैली में, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। किसी भी, अगर केरल स्टोरीज के बारे में बात की जा रही है, उसको बैन करने के लिए प्रधानमंत्री इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जिस तरीके से उनके कार्यकाल के समय जो कुछ हुआ, तो उसको बैन क्यों कर दिया भारत सरकार ने? बीबीसी तो एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बीबीसी को तो पूरी दुनिया में मानते हैं ऑथेंटिसिटी के लिए। उनकी डॉक्यूमेंट्री को तो आप बैन कर देंगे क्योंकि आपको सूट नहीं करती है, और किसी और पिक्चर के प्रमोशन के लिए प्रधानमंत्री रैलियों में जा जाके जोर जोर से चिल्लाएंगे, तो मुझे लगता है कि तरीका सही नहीं है। और ये तरीका दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपका इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं ये आपके इशारे पे हो रहा है सब कुछ। और जो इशारे पे मूवीज बनती हो, जो चुनाव के वक्त जिसका प्रधानमंत्री प्रचार करते हो, उनके पीछे एजेंडा है, इसके लिए तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। सर, सोनीपत में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दिल्ली एनसीआर है, सोनीपत सटा हुआ है, और कल की बात करें तो दो बिल्कुल सगे भाइयों द्वारा भी मौत के घाट उतार दिया गया। लूट की वारदात इतनी ज्यादा है कि व्यापारी वर्ग बड़ा चिंतित है। तो ऐसे में जो है क्राइम पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आप सब तो रोज देखते हैं इस तरीके की घटनाएं। कल की घटना का भी मुझे पता चला कि जो गोली चली है और जिस तरीके की घटना हुई है, क्राइम के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं उसका एक उदाहरण देके भी समझाना चाहता हूं कि ये सिर्फ सोनीपत का मुद्दा नहीं है, सोनीपत में बहुत ज्यादा क्राइम रेट है, बहुत बुरी स्थिति है। पुलिस तो पिछले दिनों में पोस्टर किसने लगा दिए मोदी हटाओ देश बचाओ के शहर में, उसको ढूंढ रही थी सारी रात। सारी फोर्स तो इन्होंने इस पे लगा दी थी कि किसी आदमी के हाथ में वो पोस्टर ना हो, कहीं अगर दीवार पे चिपक गया हो तो बेचारे वर्दी में हमारे पुलिसकर्मी उन पोस्टरों को उतारते घूम रहे थे। तो सुरक्षा करेगा कौन लोगों की? और जो बाकी के सुरक्षा कर्मी है वो इन कामों में है कि आज किसी पत्रकार को अरेस्ट कर लिया करनाल के अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो तहसीलदार दफ्तर में जिस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरीके की लीपापोती चल रही है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, एक रजिस्ट्री नहीं होती जिसमें पैसा ना दिया जाए, तो एक रजिस्ट्री नहीं हो रही पूरे हरियाणा के अंदर। और अगर इसी चीज को किसी पत्रकार ने अपने कैमरे पे दिखा दिया, लोगों की दुर्दशा दिखा दी, बदहाली दिखा दी, तो उसको आपने गिरफ्तार कर लिया, उसको आप ऐसी धाराएं लगाना चाहते हैं उस पर जिसमें उसकी बेल भी ना हो पाए। तो मुझे लगता है कि सारी पुलिस, सारी फोर्स तो आपने इन सब तिकड़मबाजियों में लगा रखी है और अपनी सुरक्षा में लगा रखी है। जन संवाद कार्यक्रम जब मुख्यमंत्री का होता है तो उसमें अपने ही कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसके बावजूद इतने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त वहां पे करते हैं, और उसके बावजूद भी उनके अपने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री को इतने सवालों का सामना करना पड़ा, इतनी जगह हसाई हुई कि उसमें रिनोवेशन हुआ था तो बोले कि 45 करोड़ का शीश महल बनवा लिया। अरविंद केजरीवाल जी के नाम या उनके बेटे के नाम तो रजिस्ट्री नहीं है उस घर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर में छत टपक रही थी, उनके घर जिस घर में वो रहते थे वो बहुत बुरे हाल हो गया था, तो उसका रिपेयर कराया गया था। सरकारी घर है, कल को कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो वो उस घर में आके रहेगा। तो ये बेजा मुद्दे इसलिए उठा करके लाती है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उनके पास अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं दिल्ली में, उसके खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी वो ये मुद्दा उठा के लाते हैं, कभी वो मुद्दा उठा के लाते हैं। उनके अपने लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी मुद्दे पे वो प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में बैठे थे। ना उनके अपने नेता उस प्रदर्शन में पहुंचे, ना जनता पहुंची। दिल्ली के लोगों ने ये बता दिया कि फालतू के मुद्दों पर उनको समर्थन नहीं करेंगे। सर, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इन्हें एक जहाँ परिवर्तन यात्रा लेकर निकल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस से हाथ अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है और क्या उनकी रणनीति है? देखिए, आम आदमी पार्टी का स्पष्ट मत है, लोग अब त्रस्त हो चुके हैं। ये पुरानी राजनीति, ये पुराने तौर तरीके, ये मैं इनको बिजली की पुरानी तारें कहता हूँ जिनमें करंट नहीं है, ये बस बच्चों की पतंग उलझाने के काम आते हैं। इनके पास कुछ नहीं है हरियाणा के लिए। हरियाणा में 50 साल से 5 दशक से ऊपर का समय हो गया हरियाणा को बने हुए, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। आज तक ये बिजली, पानी, सड़क, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल या अस्पताल तो दे नहीं पाए। मुझे आज समझ ही नहीं आता, लोग भी ये सोचते हैं कि यार हम चुनाव में तो हर बार वोट देते हैं, इतने चुनाव में वोट देता है, किन मुद्दों पे दे रहे थे, किस लिए दे रहे थे, हुआ क्या हमारे लिए आज तक? तो आम आदमी पार्टी उन मूलभूत मुद्दों के ऊपर अपनी राजनीति कर रही है। हम अपने संगठन का निर्माण कर रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों में
लगभग 12 लाख सदस्य हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के बने। ये स्पष्ट दिखाता है कि नीचे नीचे लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, वो एक बदलाव के लिए तैयार बैठे हैं। हम उस संगठन का निर्माण कर रहे हैं जिसके जरिए 2024 का चुनाव लड़ेंगे। न इन यात्राओं में कुछ रखा, जो पैसा कमा रखा है पुश्तों से उस पैसे को खर्च कर रहे हैं ऐसी यात्राएं करके, ऐसी PR एक्सरसाइज करके। और कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो तो नाम ही उसका मुझे समझ नहीं आता। ये कांग्रेस के 4 जो बड़े नेता है वो तो हाथ से हाथ जोड़ नहीं पाए आज तक। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके निकल गए हरियाणा से, अपने सारे नेताओं को एक साथ नहीं चला पाए, अपने साथ नहीं चला पाए। कभी किसी की टांग टूट जाती थी, कभी किसी के पेट में दर्द हो जाता था, कभी कोई यहाँ होता था, वहां होता था। तो ये सब दिखावे की एक्सरसाइज है, PR एक्सरसाइज है, इनमें कुछ नहीं रखा। चाहे उनके परिवार से कोई पहलवान हो या ना हो, हर किसी व्यक्ति को उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि आज अगर उन बेटियों के आंसू हम नहीं पहुंच पाए, आज अगर उनके इस मुद्दे को हम नहीं उठा पाए, तो कल को कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों को खेलने के लिए नहीं भेजेगा। कांग्रेस पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि पूरे इस पहलवानों के प्रोटेस्ट के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और खासतौर भूपेंद्र हुड्डा का हाथ माना जा रहा है। आप क्या देखते हैं, क्या वाकई विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है? देखिए, मैंने तो कहा है, हमारा तो स्पष्ट मत है, इस मुद्दे पे हम राजनीति नहीं करेंगे। और मेरा ये साफ मानना है कि इसमें राजनीति करनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। और अगर कोई राजनीति कर रहा है, कहीं से इस तरीके का कोई सबूत मिलता है या कोई बात सामने आती है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत गलत तरीका है। इसमें सीधी बात सिर्फ ये है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, एक तरफ वो खड़ी हैं, एक तरफ वो अपनी व्यथा बता रही हैं। और मैं अखबार में पढ़ रहा था जो उनके जो बयान है उन बेटियों के, वो बहुत ही दर्दनाक है। एक तो नाबालिग बच्ची है उनमें से, जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया वो किसी राक्षस से कम नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अगर फेडरेशन का अध्यक्ष बन के उनके सिर पे बैठा हुआ है, हमारा फर्ज बनता है कि उसको उस कुर्सी से हटाएं, चाहे उसके लिए कितनी भी ताकत लगानी पड़े। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें राजनीति करके इसको आंदोलन को कमजोर कर रही है, तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पार्टी लाइन से ऊपर आकर के हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें इस मुद्दे के ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए कि ये जो बच्चियां हैं, ये जो बहनें हैं हमारी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके देश का नाम रोशन किया, बहुत कठिन लड़ाई होती है। हरियाणा में जिस तरीके का हमारा परिवेश है, जिस तरीके का रहन सहन है, जिस तरीके का समाज है, उसमें ये बहुत ही कठिन लड़ाई होती है कि अपने घर की बेटी को हम उस मुकाम तक इस संघर्ष करके पहुंचा पाएं। पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, और अगर वहां पर उनको इस तरीके की अपमानजनक स्थिति मिलती है, इस तरीके का दुर्व्यवहार मिलता है, तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति को हमको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना चाहिए। फेडरेशन के ऐसे अध्यक्ष नहीं होने चाहिए। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं बुरी तरह से। JJP के पल्ले कुछ है ही नहीं इस बार। मुझे लगता नहीं कि वो टिकट भी पूरी दे पाएंगे, उनके पास लोग नहीं होंगे। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक सुनहरा मौका है, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसी पंजाब में सरकार चल रही है, जैसी दिल्ली में सरकार चल रही है, वैसी हरियाणा में भी सरकार बने। आम आदमी पार्टी के लिए लोगों में बहुत प्यार है। सर, जिस प्रकार से बात शराब की लगातार आ रही है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने ये कहा था पिछले दिनों कि दुष्यंत चौटाला भी जो है आम आदमी पार्टी के नेता की भांति ही जेल में जाएगी और बीजेपी पार्टी ही डालेगी। क्या देखते हैं आप इसको? अभय चौटाला जी ने कहा था। हाँ जी। उनके पिताजी किस जोग में गए थे जेल? हाँ, उनके पिताजी तो जेल में रह के आए हैं, तो उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए इन सब मुद्दों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जिनकी जो पुश्तों से, और मेरा एक सवाल और भी है हरियाणा के लोगों से कि क्या ये एक किसी परिवारों की जागीर बन गई है कि हरियाणा की राजनीति की सिर्फ वही राजनीति करेंगे? इधर चौधरी रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आगे और कोई आ जाएंगे। फिर उधर अगर आप देखो तो OP चौटाला, उसके बाद अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, आगे और कोई आ जाएंगे। यही सब चलते रहेंगे क्या? इनकी जागीर है हरियाणा की राजनीति। आम घरों से आम लोगों की मुसीबतों को समझने वाले लोग राजनीति के मैदान में आ चुके हैं। हरियाणा में नहीं, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में आ रहे हैं। इनकी पुरानी राजनीति का सुपड़ा साफ करेंगे इस बार। आम आदमी पार्टी आम लोगों की समस्याओं के ऊपर राजनीति करेगी। अब ये पुराने जो इनके मुद्दे हैं, जो कभी ये सुलझा भी नहीं पाए और उन पे हमेशा राजनीति भी करते रहे, अब ये गेम नहीं चलेगा इनका, ये बदल चुका है। केरल स्टोरी मूवी को लेकर लगातार बवाल जा नहीं सकते, इन्होंने काम नहीं किया इस तरीके का, इसलिए सारी पुलिस फोर्स अपने लोगों की सुरक्षा में इन्होंने लगा रखी है। सारी पुलिस फोर्स को इन्होंने प्रदर्शनों को दबाने में, अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने में लगा रखा है। पूरे देश में अगर लोगों के रहने के लिए सबसे खतरनाक जगह कोई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, हम उस इंडेक्स में सबसे नीचे हैं। 36 जगह हैं पूरे देश में, 29 प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश। 36 जगहों में सबसे नीचे के स्थान पे, 36वें स्थान पे हरियाणा आता है नागरिक सुरक्षा के मामले में। और महिला सुरक्षा के मामले में 27% क्राइम बढ़ जा रहा है हर साल। तो मुझे लगता है ये बहुत चिंताजनक स्थिति है, इसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। थैंक यू सर।